अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेरिका में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अमेरिका में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और जो स्कॉलरशिप है वो जैसा कि मैंने बताया फुली फंडेड है, जिसमें ना सिर्फ आपकी एजुकेशन फ्री है बल्कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसके साथ साथ आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलता है। उसके अलावा आपकी जो ट्रैवलिंग कास्ट है वो भी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। और ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। उसकी वजह ये है कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये ऑफ़र किया जाता है HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से। और ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ PhD के लिए है, लेकिन इसमें अगर आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स है यानी कि आपने बैचलर किया हुआ है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में डायरेक्ट PhD के लिए। और जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर, जो कि हर साल ऑफ़र किया जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। मेरा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दोस्त भी इसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू PhD कर रहा है अमेरिका से। मेरी कल रात को ही उससे बात हुई थी तो उसने मुझे जो चीज़ें बताई, जो टिप्स मुझे बताए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और उसने मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। सो इस वीडियो में मैं A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसकी कैटेगरीज़ के हवाले से। इसमें दो बेसिकली कैटेगरीज़ हैं। पहले ये होता था कि पहले 3 कैटेगरीज़ होती थी, लेकिन अभी इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, डेडलाइन क्या है। सो इस तरीके से मैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के हवाले से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें कैटेगरीज़ की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें कैटेगरी 1 ये है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अमेरिका की उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी रैंकिंग जो QS रैंकिंग है वो 1 से लेकर 50 के दरमियान में आती हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? आपने सिंपल गूगल करना है। आप गूगल करेंगे तो वहाँ से आपको जो QS रैंकिंग है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की आ जाएगी। तो जो 1 से लेकर 50 के दरमियान जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। जो कैटेगरी 2 है उसमें आप लोग जो 51 से लेकर 300 जो QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उसमें जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 बेसिकली कैटेगरीज़ हैं। इन 2 कैटेगरीज़ में एक छोटा सा इसके बेनिफिट्स में डिफरेंस है, बाकी इसके बेनिफिट्स सेम है, बस वो थोड़ा सा इसकी जो ट्यूशन फ़ी के हवाले से है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है। ये 2 बेसिकली कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के थ्रू। आप अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो बेसिकली 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होंगे। 2 क्यों होंगे उसके लिए मैं आपको पहले अप्लाई का तरीक़ाकार थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्यों हैं और उसके साथ साथ 2 डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो क्यों हैं। तो बेसिकली जब आप US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर में अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको बताई है, जो कैटेगरी 1 में आती है और जो कैटेगरी 2 में आती हैं, उनमें से किसी एक में आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके वहाँ पर आपको एडमिशन सिक्योर करना होगा। एडमिशन सिक्योर करने के बाद फिर आप HEC के पास जाओगे या HEC का जो पोर्टल है वहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और जो HEC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो HEC की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को आपको फुलफ़िल करना होगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले अगर बात करें HEC की तो HEC का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने एटलीस्ट बैचलर किया हुआ हो। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो एज की रिक्वायरमेंट है, ये मैं HEC का बता रहा हूँ, एज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर अगर आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जितना भी एजुकेशनल रिकॉर्ड है उसमें कोई भी 2nd या 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद चौथे नंबर पर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहे हो। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपने ऑलरेडी पीएचडी ना की हो। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एचईसी का, इसको भी आपको फुलफ़िल करना होगा। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसको भी आपको फुलफ़िल करना होगा। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा यूनिवर्सिटी का वो वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इसलिए आपको दोनों जो एचईसी और जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना होगा। सो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अगर बात करें यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। तो जो कैटेगरी 1 वाले हैं उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है उन यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपकी जितनी भी ट्यूशन फ़ी होगी वो इस स्कॉलरशिप में कवर की जाएगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन होता है कैटेगरी 2 वाली यूनिवर्सिटी में, तो आपको तकरीबन $12,000 तक आपकी ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी। अगर तो इससे कम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपकी ट्यूशन फ़ी होगी तो फिर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपको खुद से बियर करने होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हमें जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो तकरीबन $1,600 मिल रहे हैं पर मंथ। और उसके बाद तीसरे नंबर पर उसने मुझे बताया, मेरा जो दोस्त था उन्होंने मुझे बताया कि हमें जब हम स्टार्ट में आए थे तो 1-2 महीने बाद हमें सेटलमेंट अलाउंस मिला था जो कि वन टाइम होता है, जो कि था तकरीबन $5,000 ये मिले थे। उसके बाद चौथे नंबर पर जो बेनिफिट है वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, और इसका उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन $2,000 हमें मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये वेरी करती है सिटी टू सिटी। कुछ सिटीज़ में 2000 से कम है, कुछ सिटीज़ में 2000 से ज़्यादा है। जैसा कि उसने मुझे बताया, कहता है कि हमारे सिटी में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तकरीबन $3,300 है, लेकिन हमें 2000 मिलते हैं, तो बाकी जो 1300 है वो हम खुद से पे करते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि बाज़ औक़ात 2000 जो $, है उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये होता है पर ईयर, ये आपको मिलते हैं। उसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिलता है, यानी कि आपको जो टिकट वगैरह के पैसे, और ये होते हैं टोटल 2,50,000 के आसपास। सो ये 2,50,000 रुपये, और ये वन टाइम होता है। और ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। उसके अलावा आप मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो भी 2 तरह की होंगी, यानी कि एक एचईसी की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी और एक यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होगी, और आपको दोनों को फुलफ़िल करना होगा। तो जो यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यानी कि बाद यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई चाहिए होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि आपको मिल जाएं जिसमें जीआरई रिक्वायर्ड नहीं होगा, और इस तरह से ये वेरी करेगी। लेकिन जो एचईसी की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था जो अप्लाई का तरीकाकार था कि आपने पहले यूएस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वहाँ से आपने एडमिशन लेटर लेना है। तो जो एचईसी की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले एडमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास सीवी होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, चौथे नंबर पर आपके पास आईडी कार्ड आपका वो होना चाहिए। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास जीआरई या फिर जो हैट का स्कोर है वो होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो एचईसी के स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास हैट या फिर यू सेट का स्कोर होना चाहिए। मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए तो हैट होता है, बैचलर के लिए यू सेट होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर बात करें जीआरई की, तो उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 300 या 300 से ज़्यादा होने चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। और जो हैट है वो बेसिकली साल में 4 दफ़ा होता है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने जो शेड्यूल था इस साल का। तो अगर आपने हैट या यू सेट नहीं दिया तो आप हैट या यू सेट लाजमी दें। आप ना सिर्फ इस स्कॉलरशिप बल्कि इसके अलावा भी जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं उनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप है, उसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप है,
तो इनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक जो आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने स्क्रीनशॉट आपने अपलोड करना है। स्क्रीनशॉट किस चीज़ का, कि आप सिंपल गूगल पर जाकर उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखेंगे कि क्या रैंकिंग है, QS जो रैंकिंग है, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट भी आपको अपलोड करना होगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको HEC में अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। वो उसमें हो सकता है कि आपको GRE भी चाहिए, हो सकता है कि आपको जो IELTS या TOEFL भी चाहिए, हो सकता है कि आपको GRE ना चाहिए लेकिन IELTS या फिर TOEFL चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए होंगे। आप अगर बात करें कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के लिए, तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वहाँ पर आपने अप्लाई करना है, वहाँ से आपने एडमिशन कन्फर्म करना है, वहाँ से आपने एडमिशन लेटर लेना है, फिर आपने अप्लाई करना है HEC के पोर्टल पर। तो जो यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल है वो तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट पोर्टल होगा, एक डिफरेंट तरीक़ाकार होगा अप्लाई करने का, लेकिन जो HEC का पोर्टल है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो ये कि मैं HEC का जो पोर्टल है वहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा। नंबर 2, मैं आपको जो QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका की जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये HEC की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है scholarships.hec.gov.pk। जहाँ पर आकर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मुकम्मल प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप लेफ़्ट साइड पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये तमाम इंस्ट्रक्शन कुछ आ चुकी हैं। इसमें आप देखें उन्होंने कैटेगरीज़ के हवाले से बताया हुआ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपने ये जो आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस अबाउ यहाँ पर आपने टिक करना है। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ और नीचे अब प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये तमाम मेरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो कि मैंने स्टार्ट में जब अकाउंट क्रिएट किया था तो वहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वैसे ही एजुकेशन के हवाले से आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर आपने ऐड की होगी पहले तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने कहीं भी जॉब नहीं की तो यहाँ पर आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है पाक US स्कॉलरशिप है। यहाँ पर सबसे पहले ये है कि डिड यू सिक्योर एडमिशन इन एनी ऑफ द टॉप 50 US यूनिवर्सिटी। इसको अगर मैं नो करता हूँ तो वो फिर कैटेगरी 2 के हवाले से पूछेगा कि डिड यू सिक्योर एडमिशन इन एनी ऑफ द टॉप 300 US यूनिवर्सिटी जो QS रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसको मुझे येस करना होगा। येस करके अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में है तो आप पहला ऑप्शन येस कर लें। अगर टॉप 50 में नहीं है, टॉप 300 में है, तो आप सेकंड वाले को कर लें। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नेम, उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंक, उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंक लिंक और उसके बाद एडमिशन ईयर, उसके बाद एडमिशन सेमेस्टर। ये जो यूनिवर्सिटी रैंक लिंक है ये आपने सिंपल गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ से लिंक आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ रिसर्च है। ये करने के बाद आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आगे क्या प्रोसीजर होगा। अगर मैं ये ऐड नहीं करूँगा तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगी एप्लीकेशन। तो मैंने यूनिवर्सिटी का नाम ये डेमो के तौर पर मैंने लिख लिया। उसके बाद डिपार्टमेंट है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंक है। रैंक में आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी रैंक है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है वो लिख लें। उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंक लिंक है, आपने कोई भी लिंक यहाँ पर डालना है जिसमें रैंकिंग हो, वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो और उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का जिसमें ज़िक्र हो वो लिंक आपने यहाँ पर कॉपी कर देना। उसके बाद एडमिशन ईयर है, उसके बाद आगे ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी है। मैंने नेचर साइंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है और ये नीचे उन्होंने पूछा हुआ कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है। तो नीचे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा सिटीज़नशिप इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कंट्री कौन सा है, उसके बाद अदर कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप अगर है तो, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद US सिटीज़नशिप स्टेटस, तो ज़्यादातर का तो नॉन सिटीज़न ही होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है कि डू यू हैव अ US वीज़ा, अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो करके आपने क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर है प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट। यहाँ पर आपने बताना है कि क्या आपके पास GRE, GMAT, TOEFL या IELTS वगैरह है या नहीं है, या कौन कौन से जो
ये जो टेस्ट हैं उनका स्कोर आपके पास है या कौन से टेस्ट आपने दिए हैं वो आपने टिक करने हैं और उससे नीचे आपने नंबर लिखने हैं कि उसमें कितने मार्क्स आए हैं। तो इसमें से आप देख लें जो भी आपके पास हैं उनको आप करके तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर ऊपर में से कोई भी नहीं है आपके पास वो है हेड का स्कोर है तो नीचे लिखा हुआ है कि डू यू हैव वैलिड हेड स्कोर, तो इसको आपने येस कर देना। तो मैंने GRE सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं कोई भी स्कोर लिख देता हूँ, 90 लिख देता हूँ। उसके बाद क्वांटिटेटिव में दोबारा मैंने 90 लिख दी है। एनालिटिकल राइटिंग है, उसके बाद टेस्ट डेट है। तो बेसिकली मुझे ये इसमें जो है आपके 300 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मुझे ये बेसिकली इनको 300 बनाना है। 300 से कम होंगे शायद ये आगे फर्दर प्रोसीड ना हो। तो ये टेस्ट डेट है। टेस्ट डेट मैं यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, और ये हेड के बारे में पूछा हुआ। नेक्स्ट स्टेप पर जाएं तो यहाँ पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप HEC के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, उसके बाद CNAC है, उसके बाद पासपोर्ट है, CV है, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हैट या USET का स्कोर, हैट या फिर GRE का स्कोर, यूनिवर्सिटी रैंक, लिंक, स्क्रीनशॉट, ये तमाम चीज़ें चाहिए। और यहाँ से आपने एक एक को सिलेक्ट करके वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और फिर आपको एक टिक करना होगा। टिक करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है और इस तरीके से आप लोग अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ दिखाता हूँ और उसके अलावा मैं आपको ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है इसके मैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको दिखाता हूँ। आपने ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने देखनी है। तो ये वाली जो वेबसाइट है जिसमें रैंकिंग वगैरह बताई हुई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं दोबारा इस वेबसाइट पे आऊँगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी की का मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद सर्च करना है। इसमें आप देखें ट्रांसक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अलावा CV है। CV का भी बताया हुआ है कि CV में क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उसके बारे में भी डिटेल के साथ बताया हुआ है। पर्सनल स्टेटमेंट है, GRE रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट स्कोर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एडिशनल गाइडेंस है, उसके अलावा पोस्टल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको दोबारा से जो रैंकिंग वाली जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने देखना है इस वेबसाइट से। यहाँ पर बेसिकली आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये USA का फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे US वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शो हो रही हैं। तो उसमें जो टॉप की जो 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी मैंने वो फ़िल्टर रिमूव किया है USA वाला, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपने सिर्फ देखना है कि USA वाली कौन सी हैं, वो यूनिवर्सिटी जो USA में है और टॉप 300 में आती हैं। तो स्टार्ट में MIT है और हार्वर्ड वगैरह होगा, लेकिन आपने इनको टारगेट नहीं करना। आपने थोड़ा सा लो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट करना है। बेहतर है कि आप जो है वो जो 250 के आसपास हैं या 300 के आसपास हैं, आप उनको टारगेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वाली वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसमें आप देखें पहले पे MIT है, दूसरे पे इंपीरियल कॉलेज लंदन है। ये जो UK वाली यूनिवर्सिटी है इसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। उसके अलावा चौथे पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, UK की है, इसको भी आपने इग्नोर कर देना। आपने सिर्फ देखना है US वाली यूनिवर्सिटीज़। तो ये वाली वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो इस तरीके से आप रैंकिंग भी देख सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं। और एक एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, तो ये थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ को आप लोग टारगेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और अब आपने करना ये है कि आपने इन यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, आपने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। अब अगर बात करें डेडलाइन की कि किस तारीख से पहले आपको अप्लाई करना है, तो डेडलाइन भी डेफिनेटली दो तरह की होंगी। एक तो HEC की होगी, दूसरा यूनिवर्सिटी की होगी। और जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वो तो वेरी करेगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है USA की, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन है वो ओपन होते हैं तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक ओपन हो जाते हैं। और उनकी जो डेडलाइन होती है वो दिसंबर मैक्सिमम जनवरी तक जाती है। यानी कि इसी के दरमियान ही आपने अप्लाई करना है और तकरीबन मार्च तक इनके इंटरव्यूज़ वगैरह होकर
इनकी जो एडमिशन लेटर्स हैं वो इशू हो सकते हैं, आप वो लेकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं HEC के पोर्टल पर। अब अगर बात करें HEC की डेडलाइन की, तो इन्होंने बेसिकली 3 डेडलाइंस दी हुई हैं। एक तो दी हुई है 20 जुलाई, जिसमें तो अगर आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरी जो डेडलाइन है वो है 15 नवंबर 2025, और तब तक भी आपको हो सकता है कि ये जो एडमिशन लेटर है वो ना मिले। लेकिन जो तीसरी है, जो कि फॉल 2026 के लिए है, वो है 30 अप्रैल 2026। तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में कि आपको जो है वो मार्च तक या फिर अप्रैल तक आपको ये जो एडमिशन लेटर है ये आपको मिल जाए। जो ही आपको मिले फिर आप ये जो HEC का पोर्टल है वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे देता हूँ, और ये बात मुझे मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे कही कि आप ये बात लाजमी बताइएगा कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अमेरिका में जो प्रोफेसर्स हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, और वो प्रोफेसर्स जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है, आप उनको ईमेल करें। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप चाइना में ईमेल करते हैं वैसे ही आपने ईमेल करना है। लेकिन चाइना में तो प्रोफेसर्स आपको एक फॉर्मल लेटर इशू करते हैं, लेकिन अमेरिका में आप कोई भी प्रोफेसर इस तरह से लेटर इशू नहीं करता, लेकिन वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है आपके एडमिशन प्रोसेस में। तो जो मेरा दोस्त था उसका भी एडमिशन ऐसे ही हुआ था, उसने भी प्रोफेसर्स को ईमेल्स की थी। उसके बाद फिर एक दो प्रोफेसर से उनका रिस्पांस आया, उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट था वो मैच करता था मेरा जो दोस्त का रिसर्च इंटरेस्ट था उसके साथ। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद फिर उसने बोला कि अच्छा आप ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दो। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से आप लेकर उसको चल सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको आपको फुलफ़िल करना होगा। आपको ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें या तो आइट्स या फिर टोफल वगैरह लाजमी होगा, और बहुत सारी आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें GRE भी चाहिए होगा। तो ये आपने अब ख़ुद देखना है, ख़ुद आपने सर्च करना है। सर्च कर कर आप देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डेडलाइन है। तो मैंने आपको तमाम जो टाइम लाइन्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप को टारगेट करना चाहते हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। ये जो महीना है ये जुलाई का महीना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन जनवरी का भी आप लगा लें, तकरीबन आपके पास 6 मंथ्स हैं। तो अगर आप 2-3 महीने बाद अगर आप आइट्स देते हैं, आइट्स की तैयारी कर लें या फिर टोफल दे लें, तो वो देकर आप जो है वो ट्राई करें। लेकिन उसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी सर्च आउट कीजिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी सवाल पूछेंगे क्या हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, लेकिन आपने ख्याल रखना है रैंकिंग का, कैटेगरीज़ का, कि उसकी जो QS रैंकिंग है वो 300 से नीचे नीचे हो, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करके वहाँ से अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ कि आप जब ईमेल करें प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ंडिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप प्रोफेसर को ये बोलेंगे कि मेरे पास फ़ंडिंग है, फ़ंडिंग यानी कि HEC की फ़ंडिंग है, आपने बस एडमिशन देना मुझे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपने उसमें ये नहीं बताना कि पता नहीं मुझे मिलती है या नहीं मिलती। आपने कहना है कि मेरे पास फ़ंडिंग है, आप मुझे एडमिशन दें। तो एडमिशन जब आपको मिल जाए, आपके पास एडमिशन लेटर आ जाए, तो फिर आप HEC के पोर्टल पर अप्लाई करें या फिर HEC के साथ आप कांटेक्ट करें। तो आई होप सो कि उधर से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इसमें कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपको खुद से एडमिशन सिक्योर करना होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ़ प्रोसेस होता है। टफ़ इस सेंस में होता है कि आपके पास आइट्स या फिर GRE वगैरह होना चाहिए, तो इस वजह से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। और उसके साथ साथ इसका एक जो ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट जो 2 इयर्स हैं वो आपको पाकिस्तान में रुकना होगा, पाकिस्तान में आपको वापस आना होगा। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये आप HEC के साथ बॉन्ड साइन करते हो कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान आऊँगा मिनिमम 2 इयर्स के लिए। ये इसका ड्रॉबैक था। और ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के हवाले से। और आई होप सो कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर फिर भी कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अल्लाह निगहबान।